हाय गाइस। तो गाइस एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी वीडियोस में जिनका नाम है टीचिंग अबाउट एक्टिंग विद वन एंड ओनली योर लेजी टीचर। क्योंकि मैंने सोचा साथ साथ पढ़ाई करते करते आपको भी अपने साथ इस सफ़र में जोड़ूं और आपको जितनी हेल्प हो सके मैं उतनी कर सकूं। तो बुक का नाम है द पावर ऑफ द एक्टर बाय द चबक टेक्निक। इस बुक में 12 स्टेप्स हैं एक्टिंग के, टेक्निक्स हैं जो कि हमें इस बुक के माध्यम से सीखने को मिलेगी। तो जो इसके पहले इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, सीन ऑब्जेक्टिव्स, obstacles, substitution, inner objects, beats and actions, movement before, plays and fourth wall, doings, inner monologue, previous circumstances and let it go। तो ऐसे कुछ इनमें इस बुक में बताया गया है टेक्निक्स के बारे में। तो मेरी इस वीडियो का बनाने का एक ही पर्पस है कि आपको ज़्यादा अगर टाइम नहीं होता बुक पढ़ने का तो आप स्ट्रेट अवे मेरी वीडियो सुन के अपने कान में ईयरफोन लगाकर उस बुक को एक वीडियो के माध्यम से या फिर एक ऑडियो के माध्यम से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया है एक्टिंग के इस बुक के हिसाब से 12 टेक्निक्स होती हैं एक्टिंग एक एक्टर को अपनी स्क्रिप्ट को सॉल्व करने के लिए। तो जो 12 टेक्निक्स में से सबसे पहली टेक्निक है वो डिमांड करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, what does your character want from life more than anything? Finding what your characters wants throughout the script। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपका कैरेक्टर जो है उस स्क्रिप्ट में, उस कहानी में, उस स्टोरी में क्या डिमांड करता है, मतलब आप क्या कैरेक्टर की डिमांड है। तो ये होता है एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसी भी स्क्रिप्ट का। तो उसमें कैरेक्टर का डिमांड पता करना होता है। Second, scene objective, what your characters want over the course of an entire scene which support the characters overall objective। सीन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका जो सीन है जो आपको मिला है करने के लिए उसकी क्या डिमांड है, उस सीन ऑब्जेक्टिव की क्या डिमांड है। तो ये जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और सीन ऑब्जेक्टिव है ये एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो हमारा कहीं ना कहीं हम अपने सीन ऑब्जेक्टिव के बहुत पास है, क्योंकि सीन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सीन की डिमांड क्या है, क्या उस सीन में हमें देना है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जैसे मेरा कैरेक्टर है, कोई इमोशनल लड़का है और सीन की डिमांड है कि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा गुस्सा करना है। तो ऐसे ऐसे करके हमें ये सॉल्व करना होता है। थर्ड है ऑब्स्टेकल्स, डिटरमाइनिंग द फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हर्डल्स दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर योर कैरेक्टर टू अचीव हिज और हर ओवरऑल एंड सीन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि हमें हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं किसी भी कैरेक्टर को परफॉर्म करते वक्त। जरूरी नहीं है आए, बट आती हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सीन में कोई ना कोई ऐसे सीन आ जाता है जिसमें कि थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स होती है और आपको उन सभी ऑब्स्टेकल से मुक्ता होना पड़ता है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑब्स्टेकल्स होती है कि अगर मुझे कोई किसी सीन में मुझे काफ़ी कमज़ोर या फिर मुझे काफ़ी दरिद्र दिखाना है तो शायद अकॉर्डिंग टू माय पर्सनैलिटी फिज़िकली वो दर्शाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो इसलिए मुझे वो ऑब्स्टेकल ध्यान में रखते हुए मुझे उस सीन में अपना 100% से लेकर 200% तक किसी ना किसी तरीके से उस सीन को इम्प्रोवाइज़ करना है। इसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स। अब substitution, endowing the other character in the scene with a person from your real life that makes sense to your overall objective and sense objectives। For instance, if your character's scene objective is to get you love me, then you find someone from your present life that really make you need that love urgently, desperately and completely। This way you have all the diverse layer that a real need from
फ्रॉम अ रियल पर्सन विल गिव यू। हाँ, सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सीन की डिमांड है, उस कैरेक्टर में कोई इस तरह का कोई सीन रिक्वायरमेंट आ चुका है जो कि आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी या परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए आप अपने प्रेजेंट लाइफ में जो भी है उन एक्सपीरियंस को लेकर उस सीन में डाल सकते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी बिट्रेयल का कोई आपको वो परफॉर्म करना है कि आपको किसी ने बिट्रे किया है, तो आप अपनी मेमोरीज़ में जाके, अपने पास्ट में जाके आप कुछ ऐसा सीन, कुछ ऐसा मंज़र याद कर सकते हैं जब आपको किसी ने बिट्रे किया हो और आपको वो कैसा फ़ील हुआ था उस वक्त। सेम इमोशन आपको उसी सीन में उनकी जो स्क्रिप्ट की लाइंस हैं, जो स्क्रिप्ट का भाव है, उसके साथ व्यक्त कर देना है। Inner objects, the picture you see in your mind when speaking or hearing about a person, place, things or event. इसका मतलब ये हुआ इनर ऑब्जेक्ट्स का कि अगर आप किसी सीन के पढ़ रहे हैं या फिर आप सुन रहे हैं किसी सीन के बारे में, तो फर्स्ट इमेज आपके दिमाग में क्या आती है, किस तरह की इमेज आती है, किस पर्सन की इमेज आती है, किस जगह की इमेज आती है, कौन सी चीज़ की इमेज आती है। जैसे हाल फिलहाल में मैंने कलर्स टीवी का शिव शक्ति किया था, तो मेरा नाम मदन था और मेरे जो सामने जो कैरेक्टर थे उनका नाम स्वार्थ था। तो स्वार्थ को जिस हिसाब से मैं बोल रहा था, उनको मैं जैसे धमका रहा था, धमकी दे रहा था, तो मुझे लगा कि स्वार्थ कोई नॉर्मल सा दिखने वाला कोई इंसान होगा। तो मेरे एक इमेज मेरे माइंड में इनर ऑब्जेक्ट्स बना उस इंसान के लिए। बट मेरा भ्रम तब टूटा जब मैंने सामने से स्वार्थ को आते हुए देखा। वो इंसान 6 फुट 8 इंच का, 140 किलो का, उनका नाम है सौरभ गुज्जर जी, जो कि स्वार्थ कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और मुझे उनको डोमिनेट करना था उस सीन के अंदर। तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी उस वक्त, बट मैंने किया। Beats and actions. A beat is a thought. Every time there is a change in thought, there is a beat change. Action are the mini objectives that are attached to each beat that support the scene objective and therefore overall objective. बीट्स एंड एक्शंस का मतलब ये हुआ कि आपको सीन के दौरान, सीन को समझते हुए आपके दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स, अलग अलग तरह के, यू विल ट्राई टू बीट दैट थिंग। मतलब अलग अलग तरह के बीट्स एंड एक्शन आपके दिमाग में चलेंगे, जो कि आपके उस सीन को मुख्ता बनाने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए वो ज़रूरी भी है। सो दिस इज़ वन ऑफ दिस इन दिस ऑल टेक्निक्स। 7th, movement before. The event that happens before you begin the scene or before the directors yell action, which gives you a place to move from both physically and emotionally. Movement before का मतलब ये होता है कि किसी भी सीन को करने से पहले वाली मूवमेंट, उस मूवमेंट में आपका क्या नज़रिया है, आपका दिमाग क्या चल रहा है बिफोर येल, बिफोर द एक्शन कमांड। तो उस वक्त भी आपके दिमाग में आपकी मूवमेंट बिफोर इतनी क्लियर और इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप उस सीन से कैसे जुड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं से, अगर आपका सीन कोई गुस्सा करने वाला हो, तो आप मूवमेंट बिफोर अपने आप को काफ़ी हास्य, अपने आप को काफ़ी उलझा रहे हो किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में, तो वो आपको सीन में जाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत लग सकती है, काफ़ी कठिनाइयाँ भी आ सकती है आपको उस कैरेक्टर में अपने इमोशनली आने के लिए। वर्ड टू वर्ड तो आप आ जाओगे, बट इमोशनली आने के लिए आपको उस सीन से पहले अपने आप को उस जोन में भेजना पड़ेगा। दिस इज द डिमांड। फिर है place and fourth wall. Using place and fourth wall means that endowing your character's physical reality, which is most cases is realized on a stage, sound stage, set, classroom or on location, with attributes and from a place, from your real life. Using place and the fourth wall create privacy, intimacy, history, meaning, safety and reality. The place fourth wall must support and make sense with the choice you have made for other tools. Place and fourth wall, it's also the thing where you are staying, where you are doing your scene. Sometime you are doing some scene outside in publicly, तो वहाँ पर you need to make fourth wall. Fourth wall means आपके कैमरे के पीछे एक दीवार,
आपको कैमरे के पीछे, कैमरे के साइड, कैमरे के राइट, कैमरे के पीछे, मेरे पीछे हमें चारों तरफ अपने एक वॉल क्रिएट कर लेनी है। वी डोंट नो हमारे आगे पीछे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। दिस इज कॉल्ड फोर्थ वॉल। तो आपको कोई सीन देना है, आप शायद 1 किलोमीटर दूर कहीं गाना चल रहा हो और उसकी थोड़ी सी आवाज़ आपके कानों में भी पड़ सकती है, तो वहाँ पर आपको फोर्थ वॉल यूज़ करनी है जिससे कि आप अपने सीन को बचा सकते हो। डूइंग्स, द हैंडलिंग ऑफ प्रॉप्स which produce behavior, brushing your hair while speaking, tying your shoes, drinking, eating, or using a knife to chop, etc. are examples of doing. It means आपको किसी भी सीन में, जैसे आप कोई भी सीन करते हैं तो आप किसी भी प्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस सीन में जान भरने के लिए, अपनी एक्टिंग को और अच्छे से दिखाने के लिए। कई एक्टर्स होते हैं जो अपनी बॉडीली काफ़ी परफॉर्म करते हैं, जिनसे उनके सीन में काफ़ी नेचुरल फ्लो आता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने साथ ऐड कर लेते हैं तो देयर इज़ अ चांसेस हम उस सीन को नेचुरल बना सके, वो मोनोटोनस ना लगे। मोनोटोनस को हटाने के लिए हमें किसी भी प्रॉप का हम यूज़ कर सकते हैं हमारे सीन में। या फिर मैं बेल्ट बांधते हुए बात कर रहा हूँ आपसे, हाँ जी बोलिए आपको क्या काम है, हाँ जी सपोज जैसे मैं खाना खाते हुए आपसे बात कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। म्यूट। तो ऐसे हम किसी भी प्रॉप का यूज़ कर सकते हैं अपने सीन को अच्छा बनाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड डूइंग्स। इनर मोनोलॉग, द डायलॉग दैट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर हेड दैट यू डोंट स्पीक आउट लाउड। अब ये इनर मोनोलॉग का मतलब होता है कि आपके दिमाग में एक इनर मोनोलॉग चल रहा है जो कि आप बाहर तो नहीं बोलते उस डायलॉग्स, उस जो भी आपके दिमाग में लाइनें चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड में, वो आपके इनर मोनोलॉग्स अंदर ही आपके वो लाइनें चल रही होती हैं। तो ऐसा भी होता है और ऐसा होना भी चाहिए किसी भी सीन को करते वक्त, मगर वो इनर मोनोलॉग्स आपके बिहेवियरल में नहीं दिखना चाहिए, आपके फेस पर नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ आपको एक तरह के फ्लो से जोड़ना चाहिए आपको। यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप किसी फैमिली में कोई सीन कर रहे हैं या फिर आप किसी 4 एक्टर्स के साथ सीन कर रहे हैं तो आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। आप सामने वाले की लाइनों को भी अच्छे से सुनेंगे, आप तभी अपनी लाइनों को एक बेहतर तरीके से, एक पुख्ता तरीके से, जिसका हक है उन लाइंस का, आप बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सामने वाले की वो बात सुनी ही नहीं तो आप उस लाइनों से जो आप देने जा रहे हैं शायद आपको वो कनेक्ट करना मुश्किल हो जाए आपको। तो ये गेम है एक्शन रिएक्शन की। एंड अगला है प्रीवियस सर्कमस्टांसेस, योर कैरेक्टर हिस्ट्री, द accumulation of life experience that determines why and how they operate in the world, and then personalizing the character's previous circumstances to that of your own, so you can truly and soulfully understand the character's behavior and become and live the role. प्रीवियस सर्कमस्टांसिस का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आपको उस सीन को करने से पहले, उससे पहले क्या हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कोई भी सीन करने जा रहे हैं तो आपको जो आप लाइनें डिलीवर कर रहे हैं, जो अपने स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, उससे पहले क्या घटा है, क्या घटित हुआ है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए, उस सामने जो अपकमिंग लाइंस हैं, सामने जो आने वाले डायलॉग्स हैं, उनमें उन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सामने जो लाइनें दें। अगर आप अवेयर ही नहीं आए उस वक्त, सपोज़ किसी इंसान को कोई लाइंस मिली हैं और उससे पहले उसके घर पे कोई हादसा हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसकी बहन, उसका भाई, उनके साथ कुछ भी घटित हुआ है और वो आपको शायद मालूम नहीं है, तो आपका डायरेक्ट सीन नंबर 10 ले रहे हैं और उस सीन नंबर 8, 9
में कुछ ऐसा हुआ है। तो 10th सीन में आपको वो भाव प्रकट करना है किसी भी लाइन को देते वक्त। शायद आप किसी ऑफिस में बैठे हैं तो आपका वहाँ पर वो प्रीवियस सर्कमस्टांसेस दिखने चाहिए ताकि एक इस्टेब्लिशमेंट हो सके आपके कैरेक्टर की। द लास्ट, let it go. While the Chabak technique does use an actor's intellect, it is not a set of intellect exercises. This technique is the way to create human behavior so real that it produces the grittiness and rawness of really living a role. In order for you to duplicate the natural flow of life and be spontaneous, you have to get out of your head. To achieve this, you have to trust the work you have done with the previous 11 tools and let it go. The last, it speak by itself, let it go. आपको आपके दिमाग से जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ भी आपके चल रहा है, शूट पर आने से पहले या शूट से रिलेटेड कोई अदर थॉट्स जो हैं जो चल रहे हैं उनको लेट इट गो करना आना चाहिए, ताकि आप अपने जो 11 टूल्स हैं इससे जो हमने पहले पढ़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप उन टूल्स के साथ एक अच्छा सीन प्रेजेंट कर सकें, एक अच्छे से अपने आप को डिलीवर कर सकें, ताकि आपकी जो सीन की डिमांड है, आपकी जो एक्टिंग जो भी आप करने जा रहे हैं उस वक्त आप अपने फुली प्रिपेयर्ड अच्छे से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप अच्छे से कर सके। सो दिस इज कॉल्ड लेट इट गो, कि अपने दिमाग को खाली करके जो ये 11 टूल्स है, 12 टूल्स हैं, इन सब को उससे रिलेट करके तब आप किसी सीन को पढ़ें, डिलीवर करें और सोचें कि आपने क्या ये इस टेक्निक के साथ ये सीन दिया। तो ऐसा कुछ है। तो इसमें एक कहानी दी गई है, जैसे कि एक कोई मूवी थी जिसका नाम है मॉन्स्टर्स बॉल इज एन एक्सट्रीमली हार्ट ट्रेंडिंग स्टोरी। तो इसमें कैरेक्टर्स हैं, हेल्स कैरेक्टर, लेटिसिया, उसका हस्बैंड, उसका बच्चा। तो जो स्टोरी है वो आपको मैं एक ब्रीफ में बताता हूँ। ये स्टोरी क्या थी इस मूवी की, कि ये हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, ये एक सीन आता है जिसमें वाइफ अपने बच्चे को अपने पति से आखिरी बार मिलवाने के लिए लेकर जा रही है, जो कि बहुत बीमार है। तो वो उससे मिलवाने लेकर जाती है। तो मिलवाने के बाद उसके पति की डेथ हो जाती है। थोड़े दिनों बाद उसका बच्चा भी मर जाता है और फिर कुछ टाइम बाद वो एक लड़के से मिलती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड बनता है। बट कुछ टाइम बाद वो डेट करती है उसको और उसके वो शेयरिंग में रहते हैं या फिर उसकी जगह पर जाके रहती है वो। तो उसको उसके घर पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे पता चलता है कि वही इंसान जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी पति की मौत का कारण है। काफ़ी कंफ्यूजन भरा ये कैरेक्टर है, लेकिन उस लड़की को उस वक्त उस जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके लिए गुस्से के साथ साथ एक और इमोशन लेकर आना पड़ता है कि क्या पता वो डर रहा हो बताने से कि उसके पति की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करता है। तो वहाँ पर इस सीन की जो डिमांड थी, मतलब मुझे समझाते हुए भी काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है, बट आई एम सो क्लियर अबाउट द स्टोरी। तो उस लड़की को ये चीज़ काफ़ी तोड़ के रखने वाला सीन था ये तो, लेकिन उस लड़की ने इस सीन को अपने इन टूल्स की मदद से उसने इस सीन को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। जैसे कि लेटिसिया could rationalize Hank's behavior by thinking he could have loved me so much that he was afraid to tell me for fear of losing me. Once I found out
he was willing to live and be oppressed by his guilty secret because he loved me so deeply. He didn't think he could live without me, so he didn't act out of a deceit but out of great love for me. So look, thus, without words said out loud, strictly by using inner monologue, the audience was able to see exactly what she was thinking and feeling. The arc that was created by inner monologue began with the surprise of the discovery, which turned into a murderous rage, which turned into hurt and confusion, which turned into a survivor needs to find a way to change the horror of what she's discovered, to actually finding the solution by viewing the betrayal as something positive, which allowed her to feel unconditionally loved, a feeling she has never had it before. तो ऐसे करके इस टूल्स की मदद से लेट्सिया ने अपने इमोशंस के ऊपर पकड़ हासिल की और उसने डिलीवर किया, जिससे कि उस सीन में काफ़ी जान भरी। तो जो हमने टूल्स पढ़े हैं ये काफ़ी ब्रीफ छोटे छोटे हमने पढ़े थे, तो इनको ये काफ़ी पूरी बड़ी बुक है ये, जिसमें कि हम इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो मैं डिटेल में भी पढ़ूंगा आपके लिए। ये अलग अलग चैप्टर्स के साथ ये डिवाइड की गई है। तो ये तो हमने जस्ट एक इसका इंट्रोडक्शन किया है बुक का, मतलब इंट्रोडक्शन तो क्या ही कह सकते हैं, इसका एक ब्रीफ दिया है आप लोगों को। शायद इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं अपनी तैयारी के लिए मैं इस बुक को पूरा पढ़ूंगा, इसकी डिटेल जानूंगा, क्योंकि ये बुक मुझे किसी बहुत अच्छे एक्टर ने सजेस्ट की थी। जो इनके राइटर हैं वो है इवान चुबक। तो नेक्स्ट क्या है, टूल नंबर 1, विस्तार में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द टूल दैट गिव्स अ स्क्रिप्ट अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वो स्क्रिप्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। इट डिफाइंस द जर्नी फॉर द एक्टर्स एज वेल एज फॉर द ऑडियंस। All the other acting tools must serve and support the overall objectives. ये साथ ही साथ एक ऐसी जर्नी है जो कि एक सीन में एक्टर भी उस जर्नी को जीता है ऑडियंस को साथ लेकर। वो इस जर्नी में अकेला नहीं होता है, वो ऑडियंस भी उसके साथ होती है। If you want to be poignant and powerful actor, you must duplicate the true behavior of dynamics, powerful people, and these compelling people are always in one form or another goal oriented. Many actors fall into the trap of believing that just being real or having real deep emotional feeling is acting. It is not. Too many actors feel that if they have reached real tears in their work, that they have successfully fulfilled the role. It's how you use those emotions to fuel your goals that makes the art of acting exciting, play as well as to watch. Without the purpose of a goal, without the struggle to win, the purely emotional actor will be a victim to the circumstances of the script, and no one likes to watch victim be a victim. We want to watch person change their life, not accept abuse. So इसमें जो बताया है, एक एक्टर अपने अस्तित्व को छोड़कर ही किसी नए अस्तित्व में आ सकता है। तो किसी भी कैरेक्टर को परफॉर्म करने से पहले उसको उस कैरेक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए। कि जैसे कि अगर मैं किसी ACP, IPS ऑफिसर या किसी आतंकवादी या फिर किसी रेपिस्ट किसी का भी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो उसके लिए आई नीड टू बिलीव दैट, मुझे अपने आप को मनवाना होगा कि मैं वाकई में वो इंसान हूँ। तो मैं अपने आप को रखकर उस इंसान की सोच के साथ अपने आप को प्रेजेंट करूँगा।
जिसमें कि मेरा वजूद भी थोड़ा बहुत उसमें दिखेगा उस कैरेक्टर्स के रेफरेंस के साथ, मेरे अंदर वो भीतर डाल के, मेरे भीतर जो भी चल रहा है। An actor must learn to use emotions not as an end result but as a tool to provide the passion to overcome the conflict of the script. एक एक्टर को अपने इमोशंस जो भी वो थ्रू आउट अपने जीवन में कैरी करता है, जो भी वो लेता है अपने आसपास के इमोशंस, जो भी उसकी कलेक्शन होती है, जो भी उसकी बास्केट में कुछ भी होता है, तो उसको वो इमोशंस यूज़ करने आने चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को कैसे यूज़ कर सकता है, कैसे वो उनको समय आने पर इस्तेमाल कर सकता है। Beyond providing the actor and the audience something to root for, a journey to travel, the overall objective also infuses the action with a sense of urgency. As you know, time flies when you are busy trying to get something done, because the actor is going for her goal in the moment, and with great passion. It compresses the actors as well as the audience sense of time, causing the minute to tick away faster, making everything a more exciting. Anything can happen. Anything can happen. Experience. The better the actor is at accessing his life experience as a way of creating urgency and passion for the goals in the script, the higher the art. The higher the art. Same way, they are speaking the same. इनके कहने का सेम मतलब है, सेम अर्थ है कि आपको आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज़ करना आना चाहिए। आस्क योरसेल्फ, व्हाट डज माय कैरेक्टर वांट फ्रॉम लाइफ? व्हाट इज़ द प्राइमल गोल? दिस इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। आपको वहाँ पर खड़े होकर जो भी आपके हाथ में स्क्रिप्ट है, अपने आप से क्वेश्चन आंसर करने हैं कि आपको व्हाट डज योर कैरेक्टर वांट फ्रॉम लाइफ, कि आपके कैरेक्टर ज़िंदगी से चाहता क्या है। व्हाट इज़ अ प्राइमल गोल? उसका जो प्राइमल गोल, उसकी इच्छा क्या है, उस कैरेक्टर की चाहना और इच्छा, इन दोनों को पता करना पड़ेगा आपको किसी भी कैरेक्टर को परफॉर्म करने से पहले, किसी भी आगे बढ़ने से पहले। वेदर इट टेक्स प्लेस इन अ रियल टाइम और ओवर द कोर्स ऑफ 20 years, the overall objective is the main need that drives your character. Your overall objective should always be a basic human needs. A primal goal such as I want to find true love, I want power, or I need validation. All the subsequent tools are there to support the journey, your overall objective, as well as to make it more crucial, detailed, deeper, significant, and truthful. Man's survival instinct makes us goal-oriented. Our emotional lives come only as a result of getting or not getting our goals. Says the overall objective is to be loved. If you win your goal, then you will be happy. If you lose your goal, then you will be sad and angry. तो ये जो पैरा है, ये जो लाइंस है, ये हमें बोल रही हैं कि सेम वे आपको डिमांड पता होना चाहिए कि आपके कैरेक्टर की क्या डिमांड है। यू वांट पावर, यू वांट लव, यू वांट वैलिडेशन और यू वांट अटेंशन। जो भी आपको चाहिए है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं किसी सीन में किसी को मारने जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं उसको मारने किस लिए जा रहा हूँ। वाई आई एम गोइंग टू किल हिम। मेरा उसने क्या बिगाड़ा है, उसको मारने के बाद मुझे क्या मिलेगा, उसको मारने का क्या मेरा पर्पस है। तो वी नीड टू क्लियर दिस ऑल थिंग्स। मतलब हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला जिससे हम कोई भी सीन करने जा रहे हैं या फिर सामने वाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा क्या लगता है, रिश्ते में मेरा इससे मेरा क्या रिश्ता है, ये मेरा क्या है, दिस दैट, इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इमोशंस आर अ रिएक्शन टू एन एक्शन, नॉट द अदर वे अराउंड। इमोशंस आर रिएक्शन टू एन एक्शन, नॉट द अदर वे अराउंड। जो इमोशंस है वो रिएक्शन है, इट्स एन रिएक्शन टू एन एक्शन। सपोज कोई आपको आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा कुछ घटित हुआ है कि जिससे कि आपका जो इमोशन है, कोई भी आपका भाव उत्पन्न होता है उस सीन में, उस सिनेरियो में, तो दिस ऑल कम्स विद द रिएक्शंस ऑफ एक्शन। जो भी आपका इमोशंस आते हैं, जिस भी तरह का इमोशन है, हैप्पी, सैड, लविंग, बिट्रेयल, फियर, सैड, सस्पिशियस,
हिडियस, और मतलब किसी भी तरह का जो भी इमोशंस आएगा वो आपका रिएक्शन होगा किसी भी एक्शन के जो भी आपके इर्द गिर्द घटित होगा. तो फाइंडिंग योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव first keeps your having the pump up emotions before you begin acting it, and it allow the emotions to emerge in a more natural human way. It's a lot easier than spending an hour before performing remembering some awful past memory and trying to keep it alive. If you're attempting to pump up emotion from some disconnected place, the result is emotional vomit. And as in life, throwing up is a pleasant neither for the participant nor the viewer. It became an emotional explosion, accomplishing nothing. More importantly, working scenes to scene when your overall objective creates real behavior in every scene as you fight for your characters to overcome every obstacle to achieve the overall objective. Real and unique behavior will instinctively emerge in your journey to achieve your goal. Your pure concentration on accomplishing a goal makes you unaware of what you look like and allow you naturally distinctive mannerism and quirks to come forward. I'll give you a short script of this para. It's this kind of real behavior that generates in the moment tension that makes an audience breathlessly watch and cheers for your character. This the audience gets to get to watch the unresolved emotion and physical overall objective became resolved before their eyes and to relate it as if it's their own resolution. People will be more likely to support another person if they feel their struggle is the same as their own. Several years ago, Catherine Keener was studying with me. She has an amazingly rich emotional life to draw from, but at the time she was using it without the benefit and motivation of an overall objective. In class, weeks after week, scene after scene, she would put up some emotionally wrought performances. But while her classmate and I could see her pain, we couldn't relate to it. We, as her audience, could not find a way to understand her feelings because all of those wonderfully profound and accessible emotions were not attached to a reason. A need to win a goal. Catherine felt that to go after or a goal without reservation would result in making her character manipulative and unlikable. But I see manipulation as a strong conscious effort to get what one wants. Using manipulation as a way to win an important overall objective actually makes the characters effective and effective peoples are always very appealing. Just think of Elizabeth Taylor in Who's Afraid of Virginia Woolf, or Kevin Spacey in The Usual Suspects. I told her, once you know what it's okay to manipulate in your work, this is when you will be truly recognized for your work. At this point, Catherine had a solid acting career, but without public recognition. As it turned out, it was playing the role of the enthusiastically manipulative sexpot Maxine in Being John Malkovich that made audience and critics notice. Catherine's character was imbued with such a calculative sense of winning and desire that she had to embrace her character overall objectives. And I don't care about anything else but winning attitude. And Catherine worry that going after objective without mercy would make audience hate her was completely unfounded. In fact, it had quite the opposite effect. The audience did not care that Maxine was a bitch because Maxine had a justifiable reason to ruthlessly go after her goal, something they could
relate to. Getting my power back in my life. Audience identified with her longing and cheered for her willingness to do anything to completely debase herself to claw her way to getting that power back, because clearly her need for present power was a reaction to being made to feel powerless in her past, because Catherine made the decision to win Maxine's overall. तो दिस काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल जो कि ये इतना बड़ा जो कह रहा था, guys, that's why I'm here. So even though you can skip that whole part, just fast, you can come to the conclusion in Hindi, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रांसलेट आपके लिए ही कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से इसको अपने दिमाग में डाल सकें, इस इंग्लिश वर्जन टू हिंदी वर्जन. तो इसमें ये होता है कि जैसे कि एक तरह की एक स्टोरी है जिसमें ये बता रहे हैं एक दूसरे को कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉग्निशन, वर्जिनिया, डोंट वरी अबाउट कैथरीन, दिस एंड दैट. मतलब दिस इज़ ऑल, मतलब ये आपकी चीज़ नहीं है. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है जो आपके एक्ट रिलेटेड आपको हेल्प करे. तो ये एक तरह से बस आपको एक रीडिंग के लिए मिल गया है. Your character's overall objective must be worded in a way that established a change in their life that is necessary for physical and or emotional survival. So, we don't need an actor interpretation to provide plot. The script gives us that. Oh, okay. तो इसमें ये बोल रहे हैं, ये overall objective में एक point है. We don't need an actor's interpretation to provide plot. मतलब एक्टर की इंटरप्रिटेशन ये नहीं चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का एक इसका सब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट है. तो स्क्रिप्ट गिव अस दैट. रियली इंटरेस्टिंग ना ये, मतलब ये काफ़ी अच्छा लिखा गया है, ये अच्छा है. आई डोंट नो कि ये क्या कहना चाह रहा है, मगर इसकी जो पहली लाइन से मैं देख पा रहा हूँ इसमें काफ़ी कुछ बिट्रेयल लिखा हुआ है. मेरे लिए तो बिट्रेयल है ये, बिकॉज मैं अक्सर ऐसा नहीं करता. मैं अपनी इंटरप्रिटेशन डालता हूँ किसी भी कैरेक्टर को करने से पहले, मैं अपना भाव भी उसके अंदर डालता हूँ. शायद मैं गलत करता हूँ, सही करता हूँ, मुझे ये पढ़कर पता चलेगा. आप वी डोंट नीड एन एक्टर इंटरप्रिटेशन टू प्रोवाइड प्लॉट. द स्क्रिप्ट गिव अस दैट. यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट an audience goes to the theater, the movies, or watch television to see human relationship takes place. It doesn't matter if the plot takes us to the non-existence planet or nebulas, or to a battle in a World War II, or tells the story of giant rocks wreaking dirty havoc. An audience can always relate to the human elements of people attempting to establish, build, or negotiate a shipment of a people attempting to establish, build, or negotiate relationship. This is true no matter what locale or venue it happens to take place in. In the movie Out of Time, Eva Mendes played a cop named Alex Whitlock, who works side by side with her ex-husband and fellow cop Matt Whitlock, played by Denzel Washington, to solve a murder. As she worked to solve the murder, it looks more and more like Denzel's character has committed the crime. The story ends with the revelation that he was framed and they reconcile. Eva could have worked with the plot's overall objective to solve the crime. This would be dry, cold, and passionless, and lacking what an audience really cares about. A human connection, the human equation, would be missing. Instead, Eva and I tackled her character using the overall objective to get Matt back and loving me again. This made it imperative that she solve the case for two reasons. One, she needed to impress him with her prowess,
as a cop and too disregarding her feelings that he might be guilty. She needed to help to clear his name. These overall objectives make Eva characters indispensable in his life, both career-wise and love-wise. In this way, it earns her the way to get him back in her life, not just wanting him back, but taking viable action to get him back. This also inspired more emotional reactions for her because every little turn that takes place in the plot became more conflict for her to overcome in reaching her overall objective of getting him back. This is how the complexities and texturing and infused in performance. She must confront all the plot twists and turns and still be able to accomplish her overall objective. These complexities can only emerge if the overall objective is driven by a simple and basic human need. This enables the actor to keep the experience from being a cerebral intellectual process and instead turns into a body experience. The overall objective should be simple, basic and active. तो यार ये जो we don't need an actor interpretation and provide plot, the script gives us that इसमें I'm feeling so good. I smell so good यार. तो इसमें क्या है, ये बोल रहे हैं कि एक एक्टर को किसी भी ज़रूरी नहीं है कि हर सीन में, हर तरह के सीन में अपनी इंटरप्रिटेशन देनी हो. तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक सीन बताया इन्होंने, एक डिटेक्टिव है, एक लड़की है, एक लड़का है, तो इनको सीन सॉल्व करने के लिए मिलता है. तो उस सीन में ये लड़की पता करती है कि जो मर्डर हुआ है, जो मर्डर इनको मिला है, वो मर्डर उसके एक्स हस्बैंड ने किया है. तो अब उसको वहाँ पर अपने हस्बैंड को प्रूव भी करना है कि वो काम भी कर सकती है, अच्छा उसको काम करना आता है, और साथ ही साथ वो उसको ये भी प्रूव करती है कि मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें मैं किसी भी हालत में बचा लूँगी. तो यहाँ पर उसके इमोशंस के साथ काफ़ी छेड़छाड़ हो सकती है, काफ़ी इनबैलेंस हो सकता है. तो इसलिए जो स्क्रिप्ट की डिमांड है उसी तरीके से उसको उस सीन को अटेम्प्ट करना पड़ा. डोंट इंटेलेक्चुअली डिसाइड योर ओवरऑल. ये बोल रहे कि डोंट इंटेलेक्चुअली डिसाइड योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. हाँ, ये तो हमें चल गया पता है कि हमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कैसे, मतलब एक सीन होता है कि हमें अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, लेकिन 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 अपने ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स है इंटेलेक्चुअल्स मीन्स तुरंत एकदम से पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास समय ही समय है. तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को पता करते वक्त आपको काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना है. द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी सिंपल, बॉटम लाइन, प्राइमल नीड्स दैट विल मेक सेंस थ्रू आउट द स्क्रिप्ट. वो आपको पूरी स्क्रिप्ट जो आपको मिली है पढ़ने के लिए, वो आपको पढ़कर शायद आप